नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस रूपेशा ट्यूटोरियल चैनल पे। तो बच्चों को मैंने अपना पिछला वीडियो एक्सरसाइज 1.1 पर ख़त्म किया था, तो आज उसी के आगे मैं एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने वाला हूँ। तो आइए सब शुरू करते हैं एक बार फिर से। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने का मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है, जो संख्या हमारी दी हुई है उसके कुछ फैक्टर्स करने हैं हमको, और उन फैक्टर्स को एक साथ गुणनफल के रूप में लिख देना है, ना कि उनका गुणा करके हमें दिखाना है। तो बच्चों ये हमारे पास 1 2 3 4 5 सम्स दिए हैं, मैं एक एक करके करने वाला हूँ आपके सामने। बस आप देखते जाइएगा और बहुत ध्यान से समझिए, आपको एक ही बार में चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाने वाली हैं। और हो सके तो मेरे साथ ही आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और उन चीज़ों को साथ में करते जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरे पास दिया हुआ 140, तो मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। सबसे पहले 140 दिया हुआ है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड मुझे करने हैं, तो गुणनखंड करने के लिए हम बचपन से करते चले आ रहे हैं। 140 दिया हुआ है, इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, तो उन सारे फैक्टर्स को हमको एक साथ करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करने वाले हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 यहाँ पे आ जाने वाला है, फिर 2 से करेंगे तो 35 आ जाएगा, उसके बाद 5 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। बच्चों जब लास्ट में हमारा 1 आ जाता है तो फिर हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। इन सारे फैक्टर्स को हमें यहाँ पर नोट कर देना है। तो जैसे यहाँ पर आया है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो बच्चों आप इनको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 हमारा 2 बार आया है, 7 हमारा 1 बार आया है, 5 हमारा 1 बार आया है। जो संख्या जितनी बार आई हो तो उसको हम उस पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर बच्चों ये भी है और हमारा आंसर ये भी है। तो यहाँ पर हमने कुछ भी अनोखा काम नहीं किया हुआ, जो पहले से करते चले आ रहे वही मैंने किया है। इसके फैक्टर कर लिए हमने हैं। चूँकि यहाँ लास्ट में 0 था, जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 होता है वो सब हमारी संख्या 2 से कट जाती है। 0 वाली संख्या हमारी 5 से भी कट जाती है, लेकिन हमको सबसे पहले छोटी संख्या से काट के दिखाना होता है। तो बच्चों इस तरह से हमारा पहला वाला सम जो है वो सॉल्व हो जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है मैं यहाँ पे किए दे रहा हूँ। सेकेंड पार्ट है 156। तो 156 के फैक्टर हम लोग फिर से करने वाले हैं। 156 लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा तो हम 2 से काट रहे हैं, 2 सदी 14 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। उसके बाद अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 13 हो जाएगा, 13 से कटेगा 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारा 2 जो है वो 2 बार आया है, और 3 हमारा 1 बार आया है, और 13 हमारा 1 बार आया है। तो यहाँ पर हमको 1 लिखने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि 1 पावर सबकी होती है, इसलिए हमको यहाँ पर 1 लिखिए। अगर आप लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बच्चों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है इसका 3825। इसके भी फैक्टर हमको उसी तरह से करके दिखा देना है। तो यहाँ पर हम इनको काटने वाले हैं, 3 8 2 5, तो इनको काटेंगे। लास्ट में हमारा 5 है, लेकिन एक चीज़ और भी हम देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स हमने पढ़े हैं, भाज्यता के नियम पढ़े हैं। 5 और 2 7 होता है, 7 और 8 15 होता है, 15 और 3 8 होता है। अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या भी हमारी 3 से कट जाने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर 18 आता है, वो 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी हमारी 3 से कट जाने वाली है। तो इसको हम 3 से यहाँ पर काटना शुरू करते हैं। तो 3 का पारा 1 बार रहेगा, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो 5 और 7 12, 12 3 15, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब बच्चों ये 3 से नहीं कटने वाला है, 5 से काटना पड़ेगा। 5 8 40 और 5 25, अभी भी 5 से कट जाएगा, 17 बार जाएगा, 17 1 जा। जब हमारा लास्ट में 1 आ जाए तो फिर हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, इन्हीं फैक्टर्स, इन्हीं गुणनखंडों को यहाँ पर लिख देने वाले हैं। तो हमारा बच्चों 3 जो है वो 2 बार आया हुआ है, तो 3 को 2 बार लिखते हैं, 5 को भी 2 बार लिखते हैं, और उसके बाद 17 को 1 बार लिखते हैं। तो दिस इज़ द आंसर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे पास यहाँ पर जगह बची हुई है, यहाँ पर करते हैं, इसको आसानी से करते हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट सम है 4th वाला,
5005। इसके भी फैक्टर्स उसी तरीके से करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 5005 के फैक्टर्स करने वाले हैं बच्चों। देखते हैं लास्ट में हमारा 5 है तो हमारा ये नंबर 5 से कट जाने वाला है, तो 5 से काटते हैं इसको। 5 एक कम हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा बच्चों। अब हमारी संख्या किससे कटने वाली है? ये 7 से कट जाएगी। तो 7 का पहाड़ा 10 में लगाएंगे, 7 एक कम 7, यहाँ बचेगा 3 हो जाएगा 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 3 21 हो जाएगा बच्चों। अब ये हमारा किससे कटने वाला है? 11 से कटने वाला है। तो 11 एक कम 11 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 11 3 33 हो जाएगा बच्चों। हमारा 13 से कट जाएगा। तो हमारा किसी का भी कोई पावर नहीं मिल पा रहा है, तो सारे इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, तो सबको हम ऐसे ही लिख देने वाले हैं। तो दिस इज़ द आंसर। बच्चों मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, स्पष्ट दिखाई दे रहा है हर चीज़। ओके, लास्ट वाला सम यहाँ पे हम करके आपको दिखाते हैं। आपके पास जगह होगी यहाँ पे। ओके, लास्ट वाला जो सम है हमारा 5th वाला 7429, इसके भी बच्चों फैक्टर करने वाले हैं हम लोग। इसके भी फैक्टर उसी तरह से हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों ये संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी, 17 से। तो 17 चक्कू 68 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 6 हो जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा, 17 7 119 हो जाएगा बच्चों। संख्या हमारी 19 से कट जाने वाली है, तो 19 दूना 38 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे 5 बचेगा, 19 3 57 हो जाएगा, और ये 23 हो जाएगा, 23 से कम हो जाएगा। तो थोड़ी सी बड़े नंबर आ गए यहाँ पर हमारे। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। आप चाहें तो 1 पावर भी लगा सकते हैं। तो बच्चों दिस इज़ द आंसर। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा मैं इसका आंसर यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। तो ये 17 × 19 × 23 बच्चों, दिस इज़ द आंसर। तो हमने कुछ यहाँ पे अनोखा काम नहीं किया हुआ है। जो नंबर हमारे पास दिए हुए थे हमने सबके फैक्टर्स कर लिए हैं, गुणनखंड कर लिए हैं, और उन गुणनखंडों को हमने उसके सामने सिर्फ गुणे 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 करके लिख दिया है। अगर इनकी हम गुणा करके देख दें तो हमको फिर से वही नंबर मिल जाएगा, जो कि काम हमें यहाँ पर नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और मैं हट जाता हूँ। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप इसको बाद में आसानी से कर सकते हैं। ओके, मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो बच्चों ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आप बस चीज़ों को आसानी से देखते जाइए और दिल से समझते जाइए। आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी और फिर हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। ये तो मैथ की अभी शुरुआत है, और इसके बाद चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी अगर आपका बेस और स्टार्टिंग बहुत धुआंधार होती है। क्योंकि जब शुरुआत ही बड़ी अच्छी होती है तो चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली होती। तो हमेशा विश्वास रखिए कि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, धमाकेदार होनी चाहिए। तो एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। हम लोग कक्षा 3 4 5 में ऐसे पढ़ते चले आए होंगे मेरे ख्याल से। अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई 2 संख्याएँ दी होती थी, A और B, इन 2 संख्याओं का अगर HCF हमको मिल जाए और इन्हीं 2 संख्याओं का LCM हमको मिल जाए। LCM और HCF क्या है, इन पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, मैं इसका लिंक दे दूंगा और आप आसानी से उसको देख सकते हैं। हमारे पहले वीडियोस आप देख कर आएंगे तो चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम मक्खन लगने वाली हैं। तो इनमें एक कॉन्सेप्ट होता है, इनमें एक रिलेशन होता है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब संख्याओं को आपस में गुणा कर लीजिए और इनका LCM और HCF जो है उसको भी गुणा कर लीजिए, तो दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, दोनों इक्वल आने वाली है। बच्चों हमारे जो नेक्स्ट सम है इसके बाद वाले, वो हमारे इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट किए दे रहा हूँ। क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करिए। इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। मतलब पहले आपको जो नंबर दिए हैं उनका आपको LCM और HCF पता करना है, और उसके बाद हमको ये वाला रूल फॉलो करके इसमें दिखाना है। तो हमें करना क्या है यहाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, निम्न संख्याओं के HCF व LCM ज्ञात करिए तथा दिखाइए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल
बराबर है उनके LCM और HCF के। ओके, ये चीज़ हमको करके दिखानी है। तो इसको करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 सम दिए हुए हैं, तीनों सम को हम बारी बारी से करने वाले हैं। तो बच्चों पहला जो सम है हमारे पास वो है 26 और 91। दूसरा वाला जो हमारे पास इसका सम है वो है 510 और 92। बच्चों तीसरा जो सम है इसका वो है 336 व 54। तो इन तीनों सम्स को हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही ईजी सम्स हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, इनका पहले हम HCF निकालने वाले हैं, उसके बाद LCM निकालने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग को वैल्यूज ये रख देनी है। अगर दोनों तरफ बराबर आता है तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। आइए करते हैं। तो बच्चों LCM और HCF निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, इन नंबर्स के फैक्टर करने होते हैं, प्राइम फैक्टर करने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम, 26 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे बच्चों, आप यहाँ पर 26 को इसे तोड़ के देख सकते हैं। ओके, अगर आपको आते हैं आसानी से, आप ओरली कर सकते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 26 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुणा 13 गुणा 1। बच्चों 1 साथ में लिखते रहिए, इस 1 की क्या औकात है आपको अभी पता चलने वाली है। और फिर आप 91 के फैक्टर्स निकालने वाले हैं। तो क्या आएगा आपका 7 गुणे 13 गुणे 1 आने वाला है। तो हमने क्या किया, 26 और 91 के दोनों के फैक्टर कर लिए हैं। फिर हमको यहाँ पे क्या करने वाला है, दोनों के उभयनिष्ठ फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको पता करने हैं कि दोनों में कौन से गुणनखंड ऐसे हैं जो कॉमन हैं। अब देख रहे हैं आप आसानी से, यहाँ पर 13 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 13 हमारा कॉमन गुणनखंड है, कॉमन है एकदम से। और यही कॉमन जो फैक्टर होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, यही संख्याओं का HCF होता है। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बच्चों क्या करना है यहाँ पे हमको, अब हमको यहाँ पे LCM पता करना है। तो LCM पता करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है उसको तो हम लिखते ही हैं, उसके अलावा जो भी संख्याएं हमको दी थी उनमें जो फैक्टर्स हमारे बचे हुए थे उन दोनों फैक्टर्स को भी साथ में लिखना होता है। तो आइए हम इनकी गुणा करते हैं। 7 दूनी 14, 14 तियाँ 42, हासिल लगा 4, और 14 एकम 14 और 4 18। तो ये इनका आता है LCM। 7 दूनी 14, 14 तियाँ 42, 14 एकम 14 और 4 18। तो बच्चों ये इनका आया है HCF, ये इनका आया है LCM। तो ये वाली चीज़ों को हम यहाँ पर रख के देखते हैं ज़रा, यहाँ पर स्पेस बचा हुआ है तो हम ज़रा देखते हैं। संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। ओके, संख्याएं कौन कौन सी थी हमारी बच्चों, 26 और 91। तो यहाँ लिखते हैं 26 गुणा 91, और यहाँ पर हमारा HCF कितना आया है 13, और LCM कितना है 182। बच्चों दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा इक्वल आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन वगैरह भैया करते रहिए। 26 और 91 हमें करना है। तो 1 और ये 2 आया, 9 छाक 54 का 4 हुआ, हासिल 5 आया, 9 दूनी 18, 5 23 आया। तो ये हो गया 6 6 23। तो इधर आया बच्चों 23 66। आप जब इधर की गुणा करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट बोल रहे थे हमने करके दिखा दिया है, तो आपका ये वेरिफिकेशन हो गया है। यही चीज़ें हम उस वाले सम में अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। एक सम मेरी तरफ से आपको HW में मिलेगा, तो आप इसको घर में जाकर खाइए पीजिए, करके देखिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ बच्चों, 510 जो है इसके फैक्टर करेंगे और 92 के फैक्टर करने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के फैक्टर यहाँ पे कर लीजिएगा आप। 510 के फैक्टर ऐसे करिएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब हमारा 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 एक ही बार है, 17 आ गया, और गुणा 1 भी लिख सकते हैं। अब 92 के फैक्टर हमको करने हैं, तो हम 92 के फैक्टर भी किए ले रहे हैं। 2 से काट लीजिएगा, तो 2 से काटेंगे 46 जाएगा, 2 से काटेंगे 23 जाएगा, 23 एक कम हो जाएगा। तो 2 गुणा 23।
गुणा आप 1 भी लिख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकलता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकलता है, कॉमन क्या निकलता है, हम देख रहे हैं जो दोनों में हमको मिल जाए वही कॉमन है। तो एक बार तो हमको 2 मिल रहा है बच्चों, और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो कॉमन गुणनखंड हमारा 2 हो गया। तो बच्चों यही HCF हमारा हो जाएगा 2। ओके। अब अगर हमको LCM पता करना हो तो LCM क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको तो लिखने ही वाले हैं। उसके बाद हमारा बचा क्या है, 3 बचा है, 5 बचा है, 17 बचा है और 2 भी बचा है। 2 ये हो गया और ये हमारा आपका हो गया 2, 2, 3, 5, 17 और 23। तो बहुत लंबी गुणा होने वाली है। 2 दूनी 4, 3 12, 5 60। मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। ओके। 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 और 17 की गुणा हम कर लेते हैं। तो 17 छिक्का 102, 60 और 17 की गुणा आने वाली है 17 छिक्का 102। ये गुणा आ गई। अभी हमको 23 से बच्चों भी इससे गुणा करने वाली है। तो 23 0 0, 23 दूना 46 का 6 हासिल 4, 23 दहम 230 और 4 234। ये गुणा आने वाली है। तो गुणा मेरे ख्याल से ठीक होगी। हाँ। तो बच्चों अब यहाँ पर हमको क्या करके दिखाना है, संख्याओं का गुणनफल करना है और हमको HCF और LCM का गुणा भी करना है। दोनों हमारा इक्वल आना चाहिए। तो बच्चों इसको मैं यहाँ पे ज़रा इरेज कर देता हूँ। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें, क्योंकि मैंने फैक्टर वहाँ पे किए हुए हैं। मैं यहाँ पे इसको करके दिखाता हूँ। ये फैक्टर मैं इरेज किए दे रहा हूँ, आप आसानी से बाद में कर सकते हैं। ओके। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं, 510 और 92। LCM हमारा कितना आया है, सॉरी HCF आया है 2 और LCM आया है 23,460। तो बच्चों इनकी हम गुणा करें तो 2 0 0, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 1 9, 23 दूना 46। बच्चों आप इधर भी गुणा करेंगे तो 46,920 ही आने वाली है। तो इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही अप्लाई हो गया है। तो हम आसानी से देख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, जो भी नंबर हमारे पास दिए हुए थे हमने उनके फैक्टर्स कर लिए हैं। दोनों में जो कॉमन मिल रहा था उसको एक पास लिख लिया है, और जो कॉमन फैक्टर होता था वही HCF है। HCF फाइंड करने के 3 तरीके होते हैं, हमने पहले वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ बताने का कोई फ़ायदा उसका अभी ये नहीं है। तो उभयनिष्ठ जो फैक्टर हमारा होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वही हमारा HCF होता है। और उस LCM निकालते वक्त हम क्या करते हैं, उस कॉमन फैक्टर को फिर से लिख लेते हैं, और हमारा जो फैक्टर्स में से बचे हुए हमारे फैक्टर्स होते हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो हमारा LCM होता है। फिर बच्चों हमने यहाँ पे क्या करके देखा है कि उस LCM और HCM का मल्टीप्लिकेशन किया है हमारा, और दोनों संख्याओं का गुणनफल किया है, तो दोनों चीज़ें हमारी इक्वल आती हैं। तो दिस इज़ वेरीफाइड दैट हैड बीन सेट, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। ओके, डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप बस चीज़ों को आसानी से थोड़ा सा बस दिमाग लगा के देखते जाइए, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाने वाला है, मेरी गारंटी है आपको। अगर वैसे एक बार में समझ में नहीं भी आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, सब कुछ आप ही का है। कौन सा मैं आपसे पैसे लेने वाला हूँ, आप आराम से देखिए, आपको चीज़ समझ में। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसको बिल्कुल मक्खन कर दूँगा आने वाले टाइम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर से आपको उन नंबर के फैक्टर करने हैं, कॉमन फैक्टर लिख लीजिए, उसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, HCF मिल जाएगा। और LCM निकालने के लिए जो हमारा कॉमन फैक्टर आएगा उसको साथ में लिखने के बाद जो नंबर बचे हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तब हमारा जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं LCM। तो अभी तक हमारे पास 2 नंबर होते थे, अब 3 नंबर हो गए हैं, तब भी हमको उसी तरह से काम करना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM व HCF ज्ञात करिए। आपको इस बार किसी भी प्रकार का वेरिफिकेशन नहीं करना है। ओके, तो बच्चों पहला नंबर यहाँ पे दिया हुआ है
12, 15 और 21, ये वाला दिया हुआ है। और दूसरा वाला दिया हुआ है 17, 23 और 29। और बच्चों तीसरा वाला जो सवाल दिया हुआ है इसका वो है 8, 9 और 25। इन सब की हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर 12 के फैक्टर करेंगे, 15 के फैक्टर करेंगे और 21 के फैक्टर करने वाले हैं। आइए 12 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, 3 12 गुणा 1, 3 5 15 गुणा 1 और 3 7 21 गुणा 1। सारे फैक्टर हमने लिख लिए हैं यहाँ पर। अब हमको यहाँ पर क्या लिखना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर लिखना है। तो इन तीनों में हमको कॉमन क्या मिल रहा है ज़रा देखते हैं। तो बच्चों इन तीनों में हमको सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, बाकी हमारा एक तो कॉमन है ही। तो हमारा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 3 हो गया। तो बच्चों यही हमारा HCF हो गया जो कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ ये बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सकते हैं। ये बड़ी से बड़ी संख्या है इसलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। और जो हमारा एलसीएम होता है वो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो सकती है। तो एचसीएफ हमारा क्या करता है, संख्याओं को डिवाइड करता है, और एलसीएम क्या होता है, संख्याओं से डिवाइड होता है। जैसे हमारा एचसीएफ जो है वो चाकू है, वो सारे कद्दू को काट देगा, और जो हमारा एलसीएम है वो कद्दू है, वो सारे चाकू से कट जाएगा। ओके, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है, थोड़ा फनी हो गया है बट आपको समझ में आया होगा। अब ज़रा एलसीएम यहाँ पर पता करते हैं। एलसीएम पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उभयनिष्ठ जो हमारा गुणनखंड आया है वो तो हम लिखेंगे ही, उसके अलावा हमारा बचता क्या है, 2 हमारा यहाँ 2 बार बचेगा, हमने लिख लिया। उसके बाद ये हमारा 5 बचता है, उसके बाद 7 बच्चा है, चाहो तो आप 1 भी लिख लो। तब आप इनको मल्टीप्लाई करिएगा, 3 दूना 6 दूनी 12 पंचे 60 सत्ते 420। फेवरेट नंबर है आपका, वो वाला 420 नहीं है ये। तो हमारा एलसीएम 420 आया है और एचसीएफ हमारा 3 आया हुआ है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसका जो पार्ट है हमारा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 17 के फैक्टर लिखने वाले हैं। बच्चों 17 के फैक्टर करेंगे तो 17 गुणा 1 ही आएगा, और 23 के फैक्टर करेंगे तो 23 गुणा 1 ही आएगा, और 29 के फैक्टर करेंगे तो 29 इंटू 1 ही आएगा। भगवान बचाए यहाँ तो, इसीलिए हम आपको शुरू से बताते चले आए हैं बच्चों 1 का क्या इंपॉर्टेंस है, 1 क्यों लिखना चाहिए। तो 1 यहाँ पर लिखने का मतलब ये हुआ इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो प्रभु दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर गॉड इज़ 1 आ गया ना, तो यही कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड तुम्हारा बच्चों क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हमारा है वो मिलना हमको 1, यही हमारा HCF होता है। तो 1 जो बार बार लिखने पर जोर दे रहे थे हम, वो यही था। अब आती है बात यहाँ पर LCM पता करने की। तो बच्चों LCM पता करने की 17 गुणा 23 गुणा 29, सॉरी नहीं ठीक है यही आएगा। तो बच्चों हमको इनका नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बहुत भयंकर मल्टीप्लाई आने वाला है। तो ज़रा हम यहाँ पर गुणा करते हैं। 17 3 51 का 1 5 आया, 17 दूनी 34 और 5 39। बच्चों हमको यहाँ पर 29 से मल्टीप्लाई करना होगा, मैं यहाँ पर करता हूँ। 9 1 कम 9, 9 9 81, 8 9 3 27 8 35 और 2 2 9 18 2 3 6 1 7 9 3 8 5 13 7 3 10 1 11। मैं ज़रा एक बार फिर से गुणा कर लेता हूँ। 9 9 9 81 9 3 27 8 35 2 2 9 18 2 3 6 1 7 9 3 8 5 13 7 3 10 11। ओके, तो 11 3 3 9 ये आपका LCM आता है। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब यही कॉन्सेप्ट आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहो तो मैं करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ओके बच्चों 8 के फैक्टर होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 1, 9 के फैक्टर होंगे 3 3 9 गुणा 1, और 25 का फैक्टर होगा 5 गुणे 5 गुणा 1। बच्चों यहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा 1। बच्चों यही आपका HCF है, यही आपका HCF है। अगर आपको LCM पता करना है तो इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 गुणे 9 गुणे 25, तो 25 8 200 200 9 18,
1800 इसका आपका एलसीएम आता है, एचसीएफ आपका 1 आता है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत इजी था। हमने क्या किया, सारे नंबर के फैक्टर कर लिए हैं, फिर कॉमन फैक्टर निकाला है। कॉमन फैक्टर जो है वही एचसीएफ है। एलसीएम पता करने के लिए कॉमन फैक्टर के साथ में जो नंबर दिए थे उनके फैक्टर्स में से जो नंबर बचता है उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा हमको एलसीएम मिल जाता है। तो मैं आपको टाइम देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते जाते हैं। अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगता है क्योंकि उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको यहाँ पर लिखना है HCF ऑफ 306 एंड 657। इन दो संख्याओं का HCF इज इक्वल टू 9 दिया है। बच्चों आपको फाइंड क्या करना है, LCM ऑफ 306, 657। आपको ये चीज़ पता करनी है। तो आपको दो नंबर दिए हैं भाई साहब, इनका HCF भी दिया है, तो आप इन नंबर का LCM नहीं पता कर पाएंगे। हमने आपको जस्ट पहले वाले सम्स में बताया है। तो हमको क्या पता है, हम जानते हैं, हम लोगों को क्या पता है, हम जानते हैं। अब बच्चों आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, फिर भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, A इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। A का मतलब दिस, B का मतलब दिस। ओके, तो ये हो जाएगा 306 इंटू 657। आपका इन नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख दिया है। HCF कितना गिवन है बच्चों, 9, तो यहाँ पे हम 9 लिखने वाले हैं। LCM हमें नहीं पता है, अभी पता लग जाएगा 1 मिनट में। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 9 3 जा 27, 3 बचा 9 4 जा, तो हमारे पास 34 इंटू 657 इक्वल्स टू LCM। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो मिल जाएगा वही LCM होगा। बच्चों मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ 657 और 34, तो 4 7 28 हासिल 2 आया, 4 5 20 2 22, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 6 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 22 3 3 8, 22 3 3 8। बच्चों ये आपको LCM मिलता है। ये इनका LCM था, ये इनका HCF था, ये नंबर हमको गिवन थे। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मतलब इन्होंने इस तरीके से तो लिख दिया है कि इन दो नंबर का HCF है वो ये है, इन दो नंबर का LCM आप बताइए। आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों बस वही बात हमने लागू कर दी यहाँ पर है। इन्होंने कहा और हमने लागू कर दिया, आपको आंसर मिल गया, दैट्स इट। तो मैं इसको हटाने वाला हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आज मैं बिल्कुल इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देने वाला हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो बच्चों 5 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अगर कोई नंबर आपके पास है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लिया आपका X नंबर है ये, इस नंबर को आपका यूनिट प्लेस जो है इसका, इकाई का नंबर, इकाई का अंक, इकाई समझ रहे हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे आप लिखते थे। जैसे लिखा हो, ये नंबर लिखा हुआ है, तो बच्चों 1235 ना, तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 5। अगर इसी संख्या को हमें ऐसे लिखना हो, 1230 बनाना हो, मतलब इकाई का अंक हमको 0 लाना हो, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा हमको, इकाई का अंक 0 लाना हो। या फिर हमको ऐसा करना हो कि जैसे 1235 लिखा हुआ है, हमको यहाँ पर 0 लाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने इस संख्या को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, तो इसका मतलब आखिरी अंक जो है वो 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करनी पड़ेगी। और 10 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 और 5। तो इसका मतलब 2 और 5 ही इकलौती ऐसी दो संख्याएं हैं जिनमें इतनी ताकत होती है, वो किसी भी अंक का, इकाई का अंक जो है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 कर सकती हैं। तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा अगला वाला सवाल है, जो क्वेश्चन नंबर
4 है आपके सामने। इन्होंने कहा है कि दर्शाइए या सिद्ध कीजिए या फिर दिखाइए, प्रूव कीजिए, जो भी ये बोल रहे हैं। ज़रा देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या, इन्होंने कहा जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप अभी चीज़ों को मैं समझाता हूँ आपको समझ में आ जाएंगी। मतलब आपके पास एक 6 की पावर n संख्या दी हुई बच्चों, 6 की पावर n, 6 की पावर n, और जहाँ पर n क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएँ क्या हैं, मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होता है। अगर हम 6 की पावर n करें तो हमको क्या मिलेगा, 6। और अगर हम 6 की पावर 2 करते हैं तो 6 छंग 36 मिल जाता है। 6 की पावर 3 करते हैं तो 216 मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं जो हमारा इकाई का अंक है, जो लास्ट का अंक है, वो 6 हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब हमसे ये बोल बैठे हैं कि हमें करके बताइए या फिर जाँच कीजिए, चेक करिए कि क्या 6 की पावर n संख्या जो है वो 0 पर ख़त्म हो सकती है। तो आप सिरे से मना कर दिए, भैया नहीं ख़त्म हो सकती है। क्यों नहीं ख़त्म हो सकती है, वही चीज़ यहाँ पर इनको हम बताने वाले हैं। तो ज़रा देखिए, किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, जो संख्या हमारी x दी हो उसके फैक्टर होने चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर n, मतलब 2 और 5 उसमें आने चाहिए। अब वो कितनी भी बार आए वो बात की है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमको ऐसे लिखना से होने के लिए संख्या के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप होने चाहिए। लेकिन हमें क्या करके दिखाना है, 6 की पावर n। तो बच्चों अगर आप 6 के फैक्टर करिए तो 2 गुणा 3 मिलता है। तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, 2 और 3 मिल रहा है, उसकी पावर n मिल रही है। तो इसका मतलब इसको क्या लिख लेंगे, इज नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर m और 5 की पावर n। इसलिए यह संख्या मतलब 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। सॉल्व हो गया। तो किसी भी संख्या को अगर 0 पे ख़त्म करना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो संख्या 0 पर ख़त्म करनी है उसके फैक्टर 2 और 5 हैं या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर उसके फैक्टर 2 और 3 मिल रहे हैं, इसलिए कोई माइकल लाल इस संख्या को 0 पर ख़त्म ऐसे नहीं कर सकता। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं अगले सम पर बढ़ता हूँ। ओके, क्लिक्ड। बस देखते जाइए, सारी चीज़ें बहुत ही आसान होने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। एक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, मैं 6 और 7 एक साथ में सॉल्व कर दूंगा। जांच कीजिए संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 व 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है। तो बच्चों भाज्य संख्या का मतलब क्या है, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 से ज़्यादा हों। मतलब अभाज्य का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या या तो खुद से कटे या फिर 1 से कटे।
तो उसके कितने गुणनखंड हो गए? 2। लेकिन भाज्य संख्याओं में क्या होती है, जो 1 से कटे और खुद से कटे तो कटे ही, उसके अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए तो इसका मतलब उसके गुणनखंड कितने होने चाहिए? मोर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा हो जाने चाहिए। मतलब खुद से भी कटे, 1 से भी कटे, और भैया कोई भी बाहर से आकर इसको काट के चला जाए, मतलब उसके फैक्टर जो है वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए। आते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर और इस नंबर को हम क्या करेंगे, संख्या का रूप तो दे दें, पता नहीं कौन सी अवस्था में रखे हुए, राक्षस लग रहे हैं, संख्या कम लग रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 × 11 × 13 + 13, ये संख्या है हमारी। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर एक पार्ट इसका ये है, एक पार्ट इसका ये है बच्चों, तो 13 हमको कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 7 × 11 × 1, क्योंकि यहाँ से 13 चला गया, हमने 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा और प्लस का 1 रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर 13 लिखेंगे, 17 ये हो जाएगा 77, 1 78 हो जाएगा। 11 7 77, उसमें 1 जोड़ देंगे 78 हो जाएगा। तो बच्चों ये संख्या हमारे पास मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, तथा इनको लेते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है बच्चों, दिख रहा है आपको 5 कॉमन है, तो हम यहाँ पर 5 कॉमन ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 7 × 6 इसकी जगह पर 1 लिख देंगे, 4 × 3 × 2 + 1 लिख देंगे। तो आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 7 × 6 42 और ये 4 × 3 12 दूनी 14 हो जाएगा। 4 × 3 12 दूनी 14 और 42 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 42 और 14, 14 दूनी 28 और 14 से कुछ 56 2 58, मेरे ख्याल से कुछ गलत हुआ गया। 7 × 6 42, 4 × 3 12 दूनी 24, 42 और 24 करना है आपको। तो 24 दूना होता है 48, हासिल 4, 24 चक्कू 96 4 108। तो ये आपको 1008 मिलेगा और ये आप एक जोड़ दीजिए, तो संख्या हमारे पास बन गई 1009। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इनमें और इनमें, मतलब जो हमारे पास ये 78 संख्या आई है, ये वाली ये संख्या जो मिली हमको, ये 13 से कट रही है, देखिए 13 गुणे करके लिखा हुआ है, और ये संख्या जो है ये 5 से कट रही है। मतलब इन दोनों संख्याओं के गुणन का मतलब ये देखो, खुद से तो कटेगी ही, उसके अलावा 5 से भी कट रही है और 1 से भी कट रही है। तो खुद से, 1 से और 5 से, तो 3 गुणनखंड हो गए, मतलब 2 से ज़्यादा हो गए। खुद से कटेगी, उसके बाद 13 से भी कट रही है और उसके बाद 1 से भी कट रही है। तो दोनों संख्याओं में हमने देखा कि दोनों संख्याओं में 2 से ज़्यादा गुणनखंड हमको मिल रहे हैं, इसलिए ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हो गई। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ दोनों संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड प्राप्त हुए, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं। 2 से ज़्यादा गुणनखंड के मिल गए, इसलिए भाज्य संख्या होंगी। तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जा रहा है यहाँ पर। तो अभी मैं नेक्स्ट वाला भी सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ, आपके पास बुक होगी, आप उसमें से देख सकते हैं। एनसीईआरटी की, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो बच्चों एक खेल का मैदान है, आपको यहाँ से दिख रहा है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा बस काम करना है, अभी ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों देखते हैं। एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक रास्ता है। एक किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। बच्चों ये वाला वृत्ताकार पथ है, फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपको जस्ट समझाने वाला हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब सोनिया जी यहाँ पर खड़ी हैं, इनको ये चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। उसके बाद जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगने वाले हैं। रवि भाई बहुत तेज चल रहे हैं, इनको 12 मिनट ही लग रहे हैं। अब होगा क्या, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही टाइम पर चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं और एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी संभावना है, या कितने समय बाद वो आपको दोबारा उसी टाइम पर वापस मिलेंगे? तो आपको लोवेस्ट फैक्टर पता करना है इसका।
कम से कम पता करना है। तो कम से कम पता करने के लिए आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 18 व 12 का एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम महासमापवर्तक बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। थोड़ा भयंकर हो जाएगा तो आप चक्कर में ना पड़िए। तो बच्चों यहाँ पर हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 3 6 3 18 गुणा 1। 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 2 4 3 12 गुणा 1। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाने वाला है, 2 और ये 3। तो 2 गुणा 3 मतलब 6 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर HCF कितना हो गया, HCF कितना हो गया, 6। हमको HCF नहीं फाइंड करना है, यहाँ पर हमको ये नहीं फाइंड करना है, हमको तो LCM फाइंड करना है। लेकिन LCM फाइंड आप कैसे कर लेंगे, देखिए ज़रा, आप इस 6 को ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद हमारा 2 बचा और ये 3 बचता है, तो 2 और 3 बचता है। तो 6 दूनी 12 3 36 मिनट बाद वे उस स्थान पर दोबारा मिल जाएंगे। तो हमने रवि और सोनिया जी का मिलन करा दिया है। तो यहाँ पर हमने LCM निकाल लिया है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, मैंने मेहनत की है, आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं और मेरी बताई गई चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही हैं, तो बच्चों बस एक ही चीज़ का कहना चाहूँगा आप सब, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। जैसे ही हमारा परिवार बढ़ेगा वैसे ही हमको ताकत मिलेगी और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कर पाऊँगा। और मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एक पूरी टीम आगे चल के मिलने वाली है। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब आप सब मेरा साथ देंगे। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अब हम अगले दिन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज और नए जोश के साथ फिर से मिलने वाले हैं। और चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए। जय हिंद।